फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात की थी, जहाँ पे हमने इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को समझा था। और आपने देखा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और फर्स्ट लॉ आपने डिफाइन किया था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट्स दैट every object in this universe will continue its state of rest or uniform motion in a straight line unless acted upon by some external force। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में वो जिस स्टेट में है, रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, वो उसी स्टेट में रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है। या दूसरी तरह से आप कहें तो कोई भी ऑब्जेक्ट वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, और अगर उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ऐड किया जाता है तो वो उस एक्सटर्नल कार्य को रेजिस्ट करता है, उसको अपोज करता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपने ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े और वहाँ पे इसके एप्लीकेशन भी आपको बताए गए। अब बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये इससे हमें मिलता क्या है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? एक्चुअली ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, फॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इससे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? तो आपको बताया गया है कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इट गिव्स क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये क्या देता है? फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्या डेफिनेशन थी फोर्स की? फोर्स को कैसे हम लोगों ने डिफाइन किया था? फोर्स को कैसे डिफाइन किया था कि a force may be defined as an external cause. A force may be defined as an external cause which changes or tends to change the state of rest or uniform motion of a body in a straight line। मतलब फोर्स क्या है? ये एक एक्सटर्नल कॉज है जो कि विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, किसी भी बॉडी जो कि रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसके कंडीशन को चेंज करने का एक कॉज है, एक्सटर्नल कॉज है। ठीक है, अब हम लोग आगे यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करने से पहले हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझना है, जिसे हम लोग बोलेंगे लीनियर मोमेंटम और सिंपली मोमेंटम। तो देखिए, ये लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम क्या है और इसकी हेल्प से कैसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम डिफाइन करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो पहले आप कुछ अपने डेली ऑब्जर्वेशन से कुछ एग्जांपल समझिए, और उसके बाद फिर हम लोग ये फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम, कहीं कहीं इसे आप सिंपली इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं, इम्पैक्ट। तो ये क्या है? ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है? इससे क्या हमें पता चलता है? इससे क्या ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो कुछ एग्जांपल्स आप देखिए हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो क्या बात कर रहे हैं, ये फोर्सेस की बात कर रहे हैं। फोर्स को डिफाइन करना है, फोर्स को मेज़र करना है। ठीक है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्चुअली आप ये जानते हैं कि फोर्स कौन अप्लाई करता है? तो आप कहते हैं कि कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे कहें तो अब कोई बॉडी
कोई एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रही है तो वो फोर्स कितना होगा या किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये हमें थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप समझिए कि एक एग्ज़ाम्पल है, मान लीजिए कि एक बाइसिकल है। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, वो बाइसिकल से आ रहा है और उसकी अपनी कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी है, कुछ उसकी अपनी स्पीड है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है और आपने उसे देखा और आपने क्या किया कि ऐसे लोग फ्रेंडशिप में बाइसिकल को उसको आपने पकड़ करके धीरे धीरे आपने उसे रोक दिया। ठीक है, तो अब इसी को दूसरी कंडीशन समझिए इसमें कि जैसे मान लीजिए कि अब बाइसिकल के बजाय कोई कार है। ठीक है, वो भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। ठीक है, अब क्या आप कार को भी रोक सकते हैं? कार को भी रोक सकते हैं, इस मूविंग कार को भी फोर्स लगा करके रोक सकते हैं। या और अच्छा एग्जांपल लीजिए, कोई ट्रक है, उसकी भी वेलोसिटी सेम है, उसकी भी सेम स्पीड है, वो भी मूव करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, तो क्या आप उसे फोर्स लगा करके उसे रोक सकते हैं? बताइए किस केस में ज़्यादा आसान है बॉडी को रोकना? स्पीड सबकी सेम है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन आप जान रहे हैं कि बाइसिकल को हम स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके, लेकिन कार या ट्रक को हम रोक नहीं सकते। ठीक है, तो अब ऐसा क्या चेंज आ गया, क्यों इसको रोक सकते हैं, क्यों इसको नहीं रोक सकते हैं? ठीक है, अब देखिए और एग्जांपल इसी तरह से आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए टेनिस बॉल है। ठीक है, और क्रिकेट बॉल है। ठीक, टेनिस बॉल है और क्रिकेट बॉल है, और ये दोनों ही बॉल सेम स्पीड से ये मूव कर रही हैं। ठीक है, और अगर कोई स्पेक्टेटर है या जो मैच देखते रहते हैं दर्शक जिन्हें आप कहते हैं, अगर ये टेनिस बॉल किसी को लग जाए या क्रिकेट बॉल इसको लगे, दोनों सेम स्पीड से, स्पीड सेम है, सेम स्पीड, दोनों की स्पीड सेम है, और टेनिस बॉल इसको आके लग रही है और क्रिकेट बॉल मूव करते हुए आगे इसको हिट कर रही है, तो किस केस में इसको ज़्यादा हर्ट होगा, किस केस में इसे ज़्यादा चोट लगेगी? तो आप समझ रहे हैं ऑब्वियस किस में लगेगी, क्रिकेट बॉल में। ठीक है, दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन इस क्रिकेट बॉल का इम्पैक्ट इसके ऊपर ज़्यादा पड़ा, टेनिस बॉल का इम्पैक्ट कम पड़ा। ठीक है, बाइसिकल को यहाँ रोकने के लिए, बाइसिकल भी जब बाइसिकल को आप रोकेंगे, आप अपने हाथ से इसको रोकेंगे, तो ये बाइसिकल क्योंकि मोशन में था, तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूव करता हुआ ये बाइसिकल आ रहा है, तो इसके मोशन के कारण ये एक फ़ोर्स जो है आपके हैंड पे या जो भी इसे रोकना चाहेगा उसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई करेगा, और आप उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके इस बाइसिकल को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन कार के केस में आप स्टॉप नहीं कर पाएंगे, ट्रक के केस में आप इस ट्रक को नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी दोनों की सेम है। यहाँ पे भी आप कह रहे हैं टेनिस बॉल है, क्रिकेट बॉल है, दोनों सेम स्पीड से ही मूव कर रही हैं, लेकिन क्रिकेट बॉल के केस में आपको ज़्यादा चोट लगेगी, अगर ये आपको हिट करेगा तो आपको ज़्यादा चोट लगेगा, टेनिस बॉल से आपको उतना चोट नहीं लगेगा। ठीक है, और दोनों सेम स्पीड से ही आपको हिट कर रही हैं। और इसी तरह से एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे और एग्जांपल आप ले सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए यही बाइसिकल है या ट्रक है, अब बाइसिकल भी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ट्रक भी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अगर इसके रास्ते में कोई पर्सन आ जाए, ठीक है, तो ये जो पर्सन इसके बाइसिकल के रास्ते में आएगा, ये बाइसिकल इसको हिट करेगी, तो हो सकता है इसको कुछ चोट लगे, लेकिन कोई बहुत सीरियस इंजरी नहीं होगी या इसकी डेथ वगैरह का केस यहाँ नहीं बनेगा। लेकिन ट्रक के केस में क्या है, ट्रक भी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और अगर इसके रास्ते में कोई पर्सन आ जाए तो दैट पर्सन में किल।
ठीक है, ये इस पर्सन की डेथ हो सकती है इस केस में। तो मतलब इसका इम्पैक्ट दूसरा पड़ा इस पर्सन पे और इस ट्रक का इम्पैक्ट कुछ और था। ठीक है, टेनिस बॉल क्रिकेट बॉल दोनों सेम स्पीड से मूव कर रही हैं, इसका इम्पैक्ट कम है, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। इसने ज़्यादा फोर्स लगाया, इसने कम फोर्स लगाया। ठीक है, तो v तो सेम है, वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका मास कम है, ये लेस मास का है टेनिस बॉल, और इसका मास ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह से बाइसिकल का मास कम है और ट्रक का मास ज़्यादा है। ठीक है, तो एक चीज़ ये समझ में आ रही है हम लोगों के कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा किसी अनदर ऑब्जेक्ट पे, ये डिपेंड करेगा किस पे? मास पे, उसके मास पे। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इम्पैक्ट या वो उसके कारण लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो उसका इम्पैक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट पे, उसके कारण लगने वाला फोर्स किसी अनदर ऑब्जेक्ट पे वो कम होगा। तो एक फैक्टर हमें समझ में आ रहा है, मास। ठीक है, मतलब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो एक फैक्टर हमें समझ में आया, मास पे। ठीक है, भले ही डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका मास अलग अलग है, इसलिए उसका जो इम्पैक्ट होगा, उसके मोशन का जो इम्पैक्ट होगा वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में एक दूसरी कंडीशन आप समझिए। कोई बुलेट है, ठीक है, बुलेट है, और अगर इस बुलेट को, इसका आप जानते हैं इसका मास बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम मास है। कोई बुलेट है, अगर इसको आप अपने हैंड से ऐसे थ्रो कर दें किसी पर्सन की तरफ, तो क्या ये उसको हिट करेगी? नहीं। लेकिन अगर इसी बुलेट को गन से फायर किया जाए, ठीक है, फायर्ड फ्रॉम अ गन, तो उस केस में क्या होगा? मास वही है, यहाँ भी दोनों बुलेट सेम है, मास सेम है, मास सेम है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी मोर वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है? लेस वेलोसिटी है। तो अब किस केस में इम्पैक्ट ज़्यादा होगा? ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि अगर बुलेट को गन से फायर किया जाए तो इसका इम्पैक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, किसी पर्सन पे ज़्यादा होगा और ये पर्सन को किल कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ही मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास सेम है, सेम बुलेट है, दोनों का मास सेम है, मास सेम है, लेकिन एक केस में इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी कम है, और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा है, ये इस बुलेट से ये पर्सन किल हो सकता है, दिस बुलेट में किल अ पर्सन। लेकिन इस केस में यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी बहुत कम है तो इसका इम्पैक्ट पर्सन पे नहीं पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा या नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो एक फैक्टर हमने क्या देखा था कि मोशन का जो इम्पैक्ट है, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट किसी अंदर ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई करता है वो मास पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ साथ वो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे भी। किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे भी। ठीक है, अब किस तरह से डिपेंड कर रहा है? तो आपने यहाँ एग्जांपल से देखा कि जिसका मास ज़्यादा है, ट्रक का मास ज़्यादा है, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मास होगा, मोर द मास ऑफ अ मूविंग बॉडी मोर इज़ द फोर्स पोजेस्ड बाय इट। ठीक है, और इसी तरह से वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, वो ज़्यादा फोर्स पोजेस करेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, और तो हम कह सकते हैं कि मोर द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी मोर इज़ द फोर्स पोजेस्ड बाय इट। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का उतना ही ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होगा किसी अदर बॉडी पे,
और जितनी ज़्यादा किसी बॉडी की वेलोसिटी हो, मतलब जो इम्पैक्ट है मोशन का, जो इम्पैक्ट है, ठीक है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, मास पे भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। और कैसे डिपेंड कर रहा है, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास ज़्यादा होगा तब पर भी फोर्स पोजेस्ड या इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेंगे तब पर भी उसका इम्पैक्ट इंक्रीज होगा, फोर्स पोजेस्ड बाय इट इंक्रीजेज। ठीक, तो अब देखिए इन ऑब्जर्वेशन से देखिए हम क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस वी ऑब्जर्व दैट impact of motion produced by objects depends on their mass and velocity। ठीक है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट कितना फोर्स पोजेस करेगा, ये डिपेंड करेगा उस मूविंग ऑब्जेक्ट के मास पे और वेलोसिटी पे। और आपको बताया गया कि जितना ज़्यादा मास होगा उसका वह फोर्स पोजेस्ड बाय इट उतना ही ज़्यादा होगा। मोर द मास more is the force possessed by it, more the velocity of a moving body, more is the force possessed by it। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इस मास और वेलोसिटी दोनों के कॉम्बिनेशन से, ये दोनों के कॉम्बिनेशन पे ये डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो उस मूविंग ऑब्जेक्ट के मास पे भी डिपेंड कर रहा है और उसके मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट पे, मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट पे डिपेंड करता है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का। फिर से समझिए, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि which depends on the combined effect of mass and velocity। ठीक है, कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक किसी बॉडी के पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि उस बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और न्यूटन ने सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई किया और उन्होंने इस क्वांटिटी का क्या नेम दिया, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इन ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि बॉडी के पास एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है, एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जिसको हम कह रहे हैं कि उसको मेज़र करने के लिए हम एक फ़िज़िकल क्वांटिटी उसके लिए हम बना रहे हैं। और उस फिज़िकल क्वांटिटी को न्यूटन ने क्या नेम दिया, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और उन्होंने उसे डिफाइन किया कि लीनियर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसको कैसे, इसके क्या डेफिनेशन है और इसका क्या फार्मूला है, इसकी यूनिट वगैरह की बात करेंगे लीनियर मोमेंटम की। देखिए, लीनियर मोमेंटम, द इम्पैक्ट ऑफ मोशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। द इंस्टेंटेनियस फोर्स which a body possesses due to combined effect of mass and velocity is called linear momentum। तो एक इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम को, द इंस्टेंटेनियस फोर्स which a body possesses due to combined effect of mass and velocity is called linear momentum। मैथमेटिकली इसको देखिए कैसे लिखेंगे, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी है, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब यहाँ सिंबल्स लिखे हुए हैं, एम इज इफ एम इज़ मास ऑफ बॉडी, वी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, स्मॉल पी लीनियर मोमेंटम, ये सिंबल है स्मॉल पी लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, देन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी।
और इसको सिंबल के टर्म में लिखें तो स्मॉल पी, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। और ये जो लीनियर मोमेंटम है ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ये मूविंग ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी, वी ज़ीरो होगा तो पी भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि बॉडी एट रेस्ट पोजेसेस नो लीनियर मोमेंटम। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसमें लीनियर मोमेंटम नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन इसकी कैसी होती है? एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम का भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। और लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम भी ऐड करेगा। लीनियर मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। आपको पहले ही बताया गया। यहाँ फार्मूला देख रहे हैं, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। एम को इंक्रीज करेंगे, मास को बढ़ाएंगे तो लीनियर मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। इसी तरह से v को, वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो लीनियर मोमेंटम इंक्रीज होगा, वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे लीनियर मोमेंटम डिक्रीज होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मास कांस्टेंट है और एक की वेलोसिटी दूसरे की डबल है तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? दूसरे बॉडी के कंपैरिजन में 2 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? फॉर्मूला आपका क्या है? P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास को डबल कर दिया जाए, 2m कर दिया जाए, तो P भी क्या हो जाएगा? डबल, 2p, ठीक है। लीनियर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से फॉर्मूले से आप देख रहे हैं, मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, टू टाइम्स कर दिया जाए, तो ओवरऑल लीनियर मोमेंटम फिर क्या हो जाएगा? ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से आप देख रहे हैं कि मास और वेलोसिटी इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लीनियर मोमेंटम इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यूनिट्स जनरली एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, 2 सिस्टम है यूनिट के। एसआई सिस्टम में लीनियर मोमेंटम की क्या यूनिट होती है? न्यूटन सेकंड, ठीक है। न्यूटन इंटू सेकंड, या इसको लिख सकते हैं सिंबल्स में NS, कैपिटल N न्यूटन, स्मॉल s सेकंड। 1 न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, 1 kg मीटर पर सेकंड। और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होगी डाइन सेकंड। 1 डाइन सेकंड इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, और 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो यूनिट्स भी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। यूनिट्स आप याद रखेंगे। लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या है? सीजीएस सिस्टम में इसकी क्या यूनिट है? एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड, सीजीएस सिस्टम डाइन सेकंड, ठीक है। और ये यूनिट कैसे बना हुआ है आगे आप अभी कुछ समझ जाएंगे, अभी आप इसको याद करेंगे। एक चीज़ और आप यहाँ थोड़ा सा समझिए कि आपने कहा कि अगर हम वेलोसिटी चेंज करेंगे तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और वेलोसिटी चेंज, मास तो देखिए किसी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो तो फिक्स होता है, मास तो मास है, ठीक है। अब कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है, उसका अपना फिक्स मास है, तो हम लीनियर मोमेंटम को चेंज करने के लिए उसके वेलोसिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और वेलोसिटी को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कि उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। पहले ही फर्स्ट लॉ में आप पढ़ चुके हैं कि अगर वेलोसिटी को चेंज करना है तो आपको फोर्स लगाना होगा, और वो फोर्स कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस फोर्सेस। कैसे फोर्सेस होने चाहिए? अनबैलेंस फोर्सेस। अगर अनबैलेंस फोर्स होगा तभी उसकी किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होगा और ओवरऑल लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा। और अगर किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो ओवरऑल बैलेंस फोर्सेज हैं, तो उस केस में वेलोसिटी क्या होगी?
कांस्टेंट होगी और मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मोमेंटम को चेंज करने के लिए किसकी ज़रूरत है हमें, अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन चेंज मोमेंटम। ठीक है, और बैलेंस फोर्सेस से क्या होगा, बैलेंस फोर्सेस से मोमेंटम जो है क्या होगा, कांस्टेंट मोमेंटम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस फोर्सेस के कारण ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट होती रहती है, और उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, तो ये भी आप जानते रहिए, कॉन्सेप्ट है एक लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड। इसके अलावा देखिए हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। चेंज इन लीनियर मोमेंटम देखिए, चेंज इन लीनियर मोमेंटम का क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है और उसका मास है m। ठीक है, उसका मास है m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है u। ठीक है, और अगर उस बॉडी पे कोई F फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स F एक्ट करेगा, देन क्या होगा, फॉर t सेकंड्स के लिए कोई बॉडी है जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, अगर इस बॉडी पे एक यूनिफॉर्म फोर्स t सेकंड के लिए एक्ट करेगा तो उस केस में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई फिर, v। तो अब इस पूरे सिचुएशन में हम लिखें तो देखिए, इनिशियल लीनियर मोमेंटम की बात करें तो क्या होगा, इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, तो आप जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी। मास पहले क्या था m और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी mu। इसी तरह से फाइनल लीनियर मोमेंटम की बात करें, फाइनल लीनियर मोमेंटम तो फिर फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी, और फाइनल लीनियर मोमेंटम के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, v है, तो यहाँ क्या लिखेंगे mv। इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनल मोमेंटम mv। तो अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम की बात करें, चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू mv फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है mv, इनिशियल कितना है mu, mv माइनस mu, और इसको आप लिख सकते हैं mv माइनस u। ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू mv माइनस u। ठीक है, अब इसको सिंबल के फॉर्म में देखिए, जहाँ चेंज की बात आती है उसके लिए हम एक सिंबल यूज़ कर, लीनियर मोमेंटम का सिंबल क्या है, p, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक साइन ऐसे बना देते हैं डेल्टा की, डेल्टा p मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना आया, mv माइनस u, या इसे हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं m डेल्टा v लिख सकते हैं। डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v। किसी भी बॉडी के लिए मास कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी उसकी चेंज होती है, तो चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा v से। डेल्टा p इज इक्वल टू m v माइनस u, चाहे आप जैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो चेंज हुआ, ये जो वेलोसिटी का चेंज हुआ, ये कितने टाइम में हुआ, इन टाइम t टाइम में। ठीक है, तो हम अगर कहें कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन t सेकंड्स में कितना चेंज हुआ, लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो आपने कहा कि mv माइनस mu या mv माइनस u। तो आपसे कहा जाए कि 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, अगर t सेकंड्स में इतना लीनियर मोमेंटम का चेंज हुआ, चेंज इन लीनियर मोमेंटम है mv माइनस mu, तो 1 सेकंड में चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन 1 सेकंड, तो क्या करेंगे mv माइनस mu अपॉन t, ये है चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन 1 सेकंड। ठीक है, और इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये पहले भी आपको बताया गया था फर्स्ट चैप्टर में। रेट वर्ड जहाँ लगा हुआ है मतलब इन 1 सेकंड, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन टी सेकंड कितना है, एम वी माइनस एम यू। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। और यही जो एम वी माइनस एम यू अपॉन टी है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो आप देख रहे हैं कि इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुआ था तभी इसकी वेलोसिटी u से v हो गई, चेंज हो गई। तो ये जो और इसके कारण से लीनियर मोमेंटम में चेंज हुआ एम वी माइनस एम यू, और रेट ऑफ चेंज कितना हुआ एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, तो ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में न्यूटन सेकंड लॉ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।